नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम की मान्यताएं। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मांग का नियम क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद पढ़े थे टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार जाके उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, करीब करीब ये डिमांड का लास्ट चैप्टर है। चलिए हम लोग समझते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, यानी कि मांग का जो नियम है वो कब काम करता है। हम मांग का नियम क्या बताते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज डिमांड ऑफ द गुड्स फॉल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, कि व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज देन डिमांड ऑफ द गुड्स इंक्रीज। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसका, जब किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। और इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, विपरीत क्या होगा कि जब किसी वस्तु का प्राइस फॉल होगा मतलब घटेगा, तो डिमांड क्या होगा, मांग क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि मांग का जो नियम है उसको बने रहने के लिए, उसको लागू होने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, क्या क्या मान्यताओं का होना जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट कहता है इनकम शुड रिमेन अनचेंज। देखिए, कभी भी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकम शुड रिमेन अनचेंज मतलब आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी कंज्यूमर के आय में परिवर्तन होता है, इनकम में परिवर्तन होता है, तो क्या करेगा वो, उसका डिमांड भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, अगर जो इंसान को भी सैलरी अगर मान लीजिए 25,000 30,000 रुपया है, उसको सैलरी आने लगेगा 45,000 50,000 रुपया, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, लेकिन जो इंसान का सैलरी 25-30 है, अगर उसको 20 आने लगेगा, 15 आने लगेगा, तो क्या होगा, वो अपना डिमांड घटा देगा, अपनी जरूरत को घटा देगा। यानी क्या होता है कि ज्यादा पैसा आपके पास है तो जरूरत भी ज्यादा है। अब जरूरत ज्यादा है तो आप सामान भी ज्यादा खरीदिएगा, सामान का मांग भी ज्यादा करिएगा, डिमांड भी ज्यादा करिएगा। आपके पास कम पैसा है तो आप अपने कम ही जरूरतों को फुलफिल कर पाते हैं, यानी कि आप डिमांड भी कम कर पाते हैं। तो ये पहला एजम्पशन हुआ क्या, कि इनकम शुड रिमेन अनचेंज्ड, यानी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट नेचर शुड रिमेन अनचेंज। देखिए, किसी भी कंज्यूमर का जो रुचि है, स्वभाव है, पसंद है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट नेचर फैशन ये सब में कभी भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर टेस्ट नेचर फैशन ये सब में चेंजिंग होगा तो डिमांड में भी क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसको इस तरह से समझिए कि जो लोग नॉनवेज खाता है, ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाता है, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन नॉनवेज खाता है, तो क्या करेगा, नॉनवेज का डिमांड ज्यादा कर रहा है। अब उसका टेस्ट बदल जाएगा साल भर के बाद, 6 महीने के बाद। अब उसको कोई एक पंडित आया, बोला मांस मछली खाना बहुत गलत बात है, ये सब नहीं खाना चाहिए, हमारे धर्मों ग्रंथों में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अब वो क्या किया, बेचारा पंडित के बात में आया, अब वो क्या करेगा, नॉनवेज खाना छोड़ देगा। तो क्या करेगा, वेज खाएगा, तो अब उसके द्वारा क्या होगा, वेज का डिमांड ज्यादा हो गया, नॉनवेज का डिमांड कम हो गया। क्लियर है। तो ये होता है कि टेस्ट में, फैशन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। फैशन में चेंजिंग समझिए, ठीक है, सिंपल जींस का एक, ठीक है ना, डिमांड अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। अब है ना, पट्टी वाला जीन्स आ गया, स्क्रैच जीन्स आ गया। स्क्रैच में तो एकदम कोई इतना रहता है ना कि लगता है कोई फाड़ के, जानबूझ के फाड़ के बेचता है। ठीक है ना, कि मतलब आजकल फैशन है, फैशन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं जी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि टेस्ट फैशन वगैरह जो है किसी भी कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो इंसान सिंपल जीन्स पहनता था, ठीक है, अब वह स्क्रैचुअल जीन्स पहन रहा है, तो उसके द्वारा तो सिंपल जीन्स का डिमांड कम हो गया, स्क्रैचुअल जीन्स का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर का क्या होना चाहिए, जो टेस्ट है, फैशन है, रुचि है, स्वभाव है, ये सब को क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अननोन विथ न्यू सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि नए संबंधित वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अननोन मतलब क्या होना चाहिए, अननोन विथ न्यू सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि नए संबंधित सब्स्टिट्यूट्स। गुड्स मतलब बताए थे ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो ऐसा गुड्स होता है जिसके पास किसी दूसरे गुड्स के कैपेसिटी को फुलफिल कर, दूसरे वस्तु के जरूरत को फुलफिल करने का कैपेसिटी होता है। जैसे बताए थे चाय और कॉफी, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच have capacity to fulfill the
अदर गुड्स, ठीक है, यानी कि वैसा वस्तु जिसके पास क्षमता हो किसी दूसरे वस्तु के जरूरत को पूरा करने का। तो कहता है कि कस्टमर को इस संबंधित वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक आदमी अगर कोई मजा पीता है, ठीक है, देखिए मजा का 2-4 गो फ्लेवर है मार्केट में, ये मैंगो का 2-4 गो फ्लेवर है मार्केट में, मजा है, फ्रूटी है, स्लाइस है, ये सब है ना। तब जैसे मान लीजिए जो आदमी मजा पीता है वो मजा खरीदने गया मार्केट से, लेकिन वो सेलर बोला कि नहीं अब मजा अभी जो है खत्म हो गया है, आप देखिए मैंगो फ्लेवर में स्लाइस आता है, आप स्लाइस ले जाइए, स्लाइस पी के देखिए। अब उसको स्लाइस मजा से बढ़िया लगा, ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो मजा का डिमांड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। या फिर वो मजा और स्लाइस पीता है और बोला दोनों मार्केट में लेने गया, नहीं मिला, उसको बोला भैया फ्रूटी भी मैंगो फ्लेवर ही है, आप इसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। अब ये मजा और स्लाइस से ज्यादा बढ़िया उसको फ्रूटी लगने लगा, तो क्या ये वो दोनों का डिमांड करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए डिमांड में कोई चेंजिंग ना हो, लॉ ऑफ डिमांड बना रहे, ठीक है। इसके लिए क्या कहता है कि नए संबंधित वस्तु का ज्ञान कस्टमर को, कंज्यूमर को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नो चेंज, 1 2 3 4 5, नो चेंज प्राइस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कीमत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि भविष्य में कीमत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य में कीमत परिवर्तन, नो चेंज प्राइस इन फ्यूचर, इसका कहने का मतलब है कि अगर भविष्य में कीमत परिवर्तन होता है, फ्यूचर में कीमत परिवर्तन होता है, तो अभी के टाइम में क्या होगा, डिमांड या तो बढ़ जाएगा और या तो फिर घट जाएगा। इसको सबसे सटीक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आज रात 12 बजे के बाद से या कल से पेट्रोल का दाम 10 रुपया महंगा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 96-97 है ना पेट्रोल का दाम, कल से 110 रुपया, ऐसा अनाउंसमेंट हो है टीवी में, इस टाइम देख ले आदमी कि कल से 10 रुपया महंगा हो रहा है पेट्रोल। तो क्या करेगा, जितना जो भी कस्टमर जो है अभी मार्केट में है, ठीक है ना, जितना जो भी उपभोक्ता, जितना जो भी लोग अभी मार्केट में हैं, वो क्या करेंगे, सब अपना अपना टंकी को फुल करवा के आएंगे कि कल से 10 रुपया महंगा नहीं हम पेट्रोल खरीदेंगे, या जो भी कुछ मतलब एक बार भरवा लेंगे तो 50-100 रुपया जो भी सेविंग हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अब फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ना फ्यूचर में। प्राइस का दाम जो अभी 97-98 रुपीज है, 96-97 रुपीज है, वो क्या होगा, पेट्रोल का दाम वो क्या हो जाएगा फ्यूचर में, मान लीजिए कल 110 रुपये हो जाएगा। तो जितना जो भी मार्केट में जो भी उपभोक्ता है, जो भी गाड़ी चला रहा है, वो सब अपना अपना टंकी आज क्या करवा के आएगा, फुल करवा के आएगा। यानी कि क्या हुआ कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है और डिमांड उसका अभी बढ़ गया। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे मान लीजिए कि जो भी अभी 97 रुपये मिल रहा है पेट्रोल, मान लीजिए अनाउंसमेंट हो जाए कि कल से 80 रुपये मिलेगा, तो आज का जितना जो भी कस्टमर है जो पेट्रोल लेने भी जा रहा होगा कि नहीं थोड़ा मोड़ा पेट्रोल बचल है, वो नहीं लेने जाएगा, वो सोचेगा चलो कल 10 रुपया सस्ता हो जाएगा, 15 रुपया सस्ता हो जाएगा तो कल ही भरवाएंगे, है ना। वो आज किसी तरह से घर आ जाएगा, थोड़ा सा पेट्रोल बचल रहेगा, फिर भी वो घरे आ जाएगा, कम से कम जाने भर है ना, कल ही जाके ले लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसी से आप क्या समझे कि फ्यूचर में प्राइस फॉल कर रहा है, तो अभी के समय में पेट्रोल का डिमांड भी फॉल हो रहा है, यानी कि पेट्रोल को अभी नहीं खरीदने जाएगा, सब पहले खरीदने जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हो गया कि मांग के नियम की मान्यताएं, मतलब लॉ ऑफ डिमांड लागू होने के लिए ये 5 गो हमारा एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या है। यानी मांग में वृद्धि कब होता है, यानी कि किसको कहेंगे, अधिक मांग, और मांग में कम यानी कि कम मांग किसको कहेंगे। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं मांग में वृद्धि को, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। मांग में वृद्धि मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड को समझिए कि when demand rise on same price, ठीक है ना, when demand rise on same price। देखिए सेम यहाँ प्राइस 10 है तो यहाँ क्वांटिटी 10 यूनिट परचेज कर रहा है, नहीं 10 यूनिट परचेज कर रहा है। अब प्राइस 10 रुपया है, फिर प्राइस 10 रुपया है, लेकिन ये कितना यूनिट परचेज किया, 12 यूनिट परचेज किया। तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया कि सेम प्राइस मोर डिमांड, नहीं सेम प्राइस देखिए 10 रुपया है, सेम प्राइस मोर डिमांड, तो ये होता है क्या, इंक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड का फर्स्ट कैटेगरी हो गया कि सेम प्राइस मोर डिमांड। मोर डिमांड
क्यों हो गया? क्योंकि 10 रुपया यहाँ भी है, 10 रुपया यहाँ भी है, फिर भी इसका डिमांड 10 से 12 हो गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मांग का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस फॉल करेगा, कम होगा, तभी आपका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, सेम प्राइस पे मोर डिमांड हो रहा है। 10 रुपया है तो 10 यूनिट, 10 रुपया है तो 12 यूनिट, यानी ज्यादा डिमांड हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि कहेंगे। सेकेंड कैटेगरी है कि मोर प्राइस सेम डिमांड। ठीक है, मोर प्राइस सेम डिमांड। मोर प्राइस मतलब क्या होता है? मोर प्राइस मतलब होता है बाबू कि ज्यादा प्राइस हो गया लेकिन डिमांड सेम रह गया। मांग का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कमी होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड घट नहीं रहा है, यानी मांग में वृद्धि किए हुए हैं। तो ये आई होप ये दोनों आप क्लियर समझ गए होंगे कि मांग में वृद्धि का दो कैटेगरी कौन कौन। पहला सेम डिमांड, सॉरी पहला है सेम प्राइस मोर डिमांड, और सेकेंड मोर प्राइस सेम डिमांड। क्लियर हो गया? इसको लिख सकते हैं ऐसे कि सेम प्राइस मोर डिमांड, और क्या होगा कि मोर प्राइस सेम डिमांड। समझ में आया? तो ये जो कंडीशन है ये मांग में वृद्धि का कंडीशन है। नेक्स्ट आइए मांग में कमी। मांग में कमी कब होता है? तो कहता है सेम प्राइस लेस डिमांड। सेम प्राइस लेस डिमांड, सेम प्राइस लेस डिमांड, यानी कि प्राइस सेम है लेकिन डिमांड जो है क्या हो गया? घट गया, है ना। देखिए पहले 10 रुपया में 10 यूनिट ये परचेज कर रहा था, अब 10 रुपया में 8 ही यूनिट परचेज कर रहा है, तो डिमांड घट गया जी। रूल के हिसाब से कहता है कि डिमांड तभी घटेगा जब प्राइस बढ़ जाए। लेकिन यहाँ तो प्राइस बढ़ा नहीं, प्राइस तो 10 रुपया का 10 रुपया है, लेकिन फिर भी डिमांड घट गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मांग में कमी कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड कैटेगरी, लेस प्राइस सेम डिमांड। लेस प्राइस सेम डिमांड यानी कि प्राइस घट गया तो डिमांड सेम रहा, है ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ प्राइस घटा फिर भी डिमांड नहीं बढ़ा, 10 के 10 ही यूनिट रहा, ठीक है ना, 10 यूनिट का 10 ही यूनिट रहा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मांग में कमी। यानी कि इसको अगर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि सेम प्राइस लेस डिमांड, इसको लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं यहाँ लेस प्राइस सेम डिमांड। तो ये हो गया क्या? मोर इंक्रीज इन डिमांड, और ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड। आई होप आप ये जो टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम की मान्यताएं, और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि और मांग में कमी, आप पूरा बढ़िया से समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको इस टॉपिक में जहां भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके नीचे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।